बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िद्दी इश्क मेरा मुंतहा चौहान, किस्त नंबर 32। गाड़ी रुकते ही वो कशिश की जाने मुड़ा। कशिश, कुछ भी हो जाए गाड़ी से बाहर मत निकलना, आप बाहर मत जाएं। कशिश को कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। यामीन ने कशिश की तरह बात नज़रअंदाज करते ड्राइवर को हदायत देता बाहर निकला, जबकि गन भी इसके साथ रखी थी। इसके निकलते ही गाड़ी लॉक हो गई। कशिश ने डोर ओपन करना चाहा लेकिन बेसूद। आदिल यामीन को देखते ही सामने आया। एक तरफ यामीन अपने साथियों समेत खड़ा था तो दूसरी तरफ आदिल। दोनों ही एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे। मीर यामीन सिकंदर, मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिसे तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो मुझे वो चाहिए। इसे मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। आदिल ने ऊंची आवाज़ में अपना मुतालबा बयान किया। यामीन ने सर झटक कर सर नफ़ी में हिलाया और धीमी हंसी हंसा। आदिल, तुम जिसे मांग रहे हो वो यामीन सिकंदर की सांसें हैं, और अपनी सांसों को कौन किसी और को सौंपता है। यामीन का लहजा मजबूती लिए हुए था। आदिल मुंह देखता रह गया। इसने जो मेरे साथ किया इसके तो इसे सज़ा मिलेगी ना, बल्कि वो तुम्हारी सांस होंगी। आदिल ने भी अटल लहजे में कहा। इसने दो प्यार करने वालों को मिलवाया है। यामीन ने कशिश का दिफा किया। इसने मेरी जग हंसी करवाई। दुआबन जवाब आया। माना कि इसका तरीका गलत था, लेकिन उसकी नीयत साफ थी। यामीन ने धीमे लहजे में कहा। मीर यामीन, नीयतें कौन देखता है, तुम नहीं जानते। जब से ये सब हुआ है बिना किसी कसूर के आज तक मेरे खिलाफ हैं कि मैंने जानबूझ के। आदिल दुखी था। मैंने सबको यकीन दिलाना चाहा लेकिन किसी ने नहीं किया। तब मैंने कसम खाई, जो भी कसूरवार है, जिसने भी मुझे किडनैप करके ये सारी साजिश की है, इसे मौत के घाट उतारूंगा अपने हाथों से। आदिल के लहजे में सख्ती यामीन ने महसूस की। ठीक है, अगर तुम्हें सज़ा देना चाहते हो तो मुझे दे दो, क्योंकि मेरे होते तुम इस तक तो क्या इसके बाल तक भी पहुंच नहीं सकते। उसके किए इस अमल की सज़ा मैं लेने को तैयार हूँ। यामीन ने फ़ौरन फैसला किया। अगर कशिश का कसूर ना होता वो आदिल को उसकी औकात याद दिला देता, लेकिन वो जानता था कशिश ने गलत किया इसके साथ। आदिल कहका मार कर हंसा था। उफ, ये मोहब्बत बंदे की जान ही ले लेता है। सोच लो मीर यामीन, जान भी जा सकती है। आदिल ने वॉर्न किया। यामीन ने आंखें मूंदते हुए अपने अंदर टटोला तो सिर्फ कशिश ही मिली। वो मुस्कुरा दिया। ठीक है, मुझे मंजूर है। यामीन ने गन नीचे गिरा दी और पलट कर एक नज़र गाड़ी में बैठी हैरत की मूरत बने कशिश को देखा। कशिश का दिल बहुत बुरी तरह धड़का था। इस वक्त कशिश गाड़ी से बाहर नहीं आनी चाहिए। अपने एक गार्ड को पास बुलाते सरगोशी के अंदाज से में कहा था। सर प्लीज़, वो आपको मार। इसफंद ने बेबसी से बोला। परवाह नहीं है यार, लोग मोहब्बत में जान लेते हैं। मीर यामीन की इश्क में जान चली जाए तो क्या गम। यामीन का ना लहजा डगमगाया ना इसके कदम। तुमने जो कहा है वही करना, समझे। यामीन के लहजे में अब की बार सख्ती थी। वो लब बीच कर रह गया था। सभी गार्ड्स पीछे हट गए। मीर यामीन सिकंदर का हुक्म था, इसे इतना मारो कि ये मर जाए। आदिल की ऊंची और कराहती आवाज़ कानों में पड़ी और आदिल के आदमी आगे बढ़े और एक ने यामीन के मुंह पर मुक्का मारा और वहीं खड़ा ज़रा सा अपनी जगह से हिला। खून की एक बूंद इसके होंठों से बही, जिसे इसने अंगूठे से साफ किया। दूसरी तरफ गाड़ी में बैठी कशिश तड़प ही तो गई। क्या क्या हो रहा है बाहर, प्लीज़ खोलो दरवाज़ा। कशिश बुरी तरह मचली थी और ड्राइवर से दरवाज़ा खोलने की ज़िद की थी। माफ़ कीजिए मैम, सर का हुक्म नहीं है, ड्राइवर ने साफ मना कर दिया। जिसका सामना उसकी नज़रों के सामने यामीन इससे मार खाए जा रहा था। तुम पागल हो गए हो, वो इन्हें मार रहे हैं, दरवाज़ा खोलो। कशिश ऊंची आवाज़ में चिल्लाई, साथ में बार बार दरवाज़ा खोलने की नाकाम कोशिश कर रही थी। जो लॉकेट था आंसू बह के गालों पर गिरते चले जा रहे थे। दरवाज़ा खोलो, अल्लाह का वास्ता खोल दो। वो देखो इनकी हालत, प्लीज़ खोलो। वो दो कशिश मिन्नत पर उतर आई थी, लेकिन ड्राइवर भी जब्त किए बैठा रहा। अपने मालिक का हुक्म टालना इनके लिए मुमकिन ही ना था। एक और वार हुआ, यामीन ज़मीन पर गिरा। वहीं कशिश का सांस रुका। पूरी आंखें पूरी की पूरी खुलती चली गई थी। यामीन की आंखें बंद होती देखकर उसने जिस्म लर्जा। नहीं नहीं, कुछ नहीं हो सकता, इधर इधर देखो। वो ड्राइवर के साथ वाली फ्रंट सीट की जानिब बढ़ी। वो सामने सब चेक करने लगी। ड्राइवर इसे यूं करता देखकर हैरत ज़दा हुआ। मैम क्या करी हैं? इसने रोकना चाहा, लेकिन कशिश को अपनी मतलूबा चीज़ मिल ही गई थी। वो गन थी जिसे यामीन को एक बार कशिश ने रखते देखा था। मैम डोंट डू दिस, आप मुझे जान से भी मार डालें तो भी। ड्राइवर ने फ़ौरन कहा था। तुम्हें नहीं, खुद को। कशिश ने कनपट्टी पर पिस्टल रखी। अगर मेरे 3 तक गिनने तक तुमने दरवाज़ा ना खोला तो मेरी मौत के ज़िम्मेदार तुम होगे। कशिश का लहजा इतना मजबूत था कि एक लम्हे को ड्राइवर सोच में पड़ गया। एक
میم ایسا نہیں کر سکتی آپ، گن مجھے دیں۔ ڈرائیور نے گن لینی چاہیے۔ نو، دو، کشش پیچھے ہٹی۔ تین، کشش نے گن کے ٹریگر پر انگلی سے دباؤ ڈالا جبکہ نظریں میں صرف اور صرف یامین تھا۔ رکے میم، ڈرائیور ہار مان گیا اور دروازہ کھول دیا۔ کشش 1 منٹ کی بھی دیری کیے بنا گاڑی سے نیچے اتری اور یامین کی طرف بھاگی، اس کا سر اٹھا کے گود میں رکھا۔ رونے کی وجہ سے اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ یامین آپ ٹھیک ہیں؟ وہ بول کے نہیں پا رہی تھی۔ یامین جس کا دماغ معاف ہوتا جا رہا تھا، کشش کی آواز سماعت سے ٹکرائی تو دماغ فوراً سے جاگا اور دھیرے سے آنکھیں واہ کی۔ کشش جاؤ، وہ درد ضبط کرتا بامشکل بولا۔ کشش نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں ایسا کیوں؟ میم چلیں یہاں سے۔ اسفند آگے بڑھا۔ خبردار، جو مجھے چھوا بھی تو۔ کشش نے روتی آنکھوں سے اسے ڈپٹ کے رکھ دیا۔ یامین نے اسفند کو اشارہ کیا وہ کشش کو لے کر جائے۔ آپ نے کیوں مار کھائی؟ کشش نے یامین کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے بہت پیار اور پرواہ سے پوچھا تھا۔ واہ واہ، کیا بات ہے محبت کی! ایک محبت میں مرنے کو تیار ہے، دوسرا اس کی تکلیف سے اپنے آپ ہی مر جائے گا۔ عادل نے مذاق اڑاتے تالیاں بجائیں۔ میم پلیز چلیں، اسفند نے بے بسی سے کہا۔ رکو، کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ عادل نے اپنے آدمیوں کو روکا۔ چلو ایک ڈیل کرتے ہیں۔ ڈیل سمجھتے ہو ڈیل؟ عادل نے یامین کو دیکھتے شاطرانہ انداز میں کہا تھا جبکہ ایک سخت نظر اس پر ڈالی۔ اس کی نظروں میں ایک تنبیہ تھی جسے عادل نے نظر انداز کیا اور یہیں وہ غلطی کر گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ سامنے کوئی عام لڑکی نہیں، کشش ہے، کشش یامین سکندر۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اسے اپنا سر بھاری بھاری سا لگا۔ ہاتھ سر پہ لے جانے چاہا لیکن نہ لے جا پائی تھی۔ 1 بار، 2 بار، 3 بار، لیکن اس کا ہاتھ سر تک جا ہی نہیں پا رہا تھا۔ دھیرے سے آنکھیں کھولیں جو خود کو اندھیرے کمرے میں پایا، ہاتھوں کو باندھا ہوا پایا تھا۔ علیزے کے تو 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ دھیرے دھیرے سے وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اتنے میں کمرے میں روشنی ہوئی۔ سامنے ان تینوں کو دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بل آئے۔ وہ تینوں کھڑے اسے اچھا خاصا گھور رہے تھے۔ تم لوگوں نے مجھے یہاں باندھ رکھا، کھولو مجھے، علیزے چلائی۔ سمیر نے کان صاف کیے تھے۔ آہستہ، بھابھی صاحبہ، گلا بیٹھ جائے گا۔ مذاق اڑایا سمیر، یہ ہماری بھابھی نہیں ہے۔ کرن نے سمیر کو ڈپٹا۔ واقعی یہ تو کسی کی بھی کچھ نہیں ہو سکتی بھگوڑی۔ سمیر نے منہ بناتے کہا۔ بکواس بند کرو۔ علیزے کو بھگوڑی لفظ پہ پھر سے غصہ آیا تھا۔ ایک بات بتاؤ علیزے چڑیل، جب تم دفع ہو گئی تھی تو واپس کیوں آئی؟ سمیر نے سوچتے ہوئے علیزے کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ اوہ، تمہیں نہیں پتہ، لالچ، پیسے کا لالچ اسے واپس لے کے آیا۔ داور نے بھی لقمہ دیا۔ بھوکی لالچی چڑیل، سمیر نے چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ سمیر، بری بات، چڑیل نہیں کہتے، کرن نے مصنوعی انداز سے ٹوکا۔ میں تم لوگوں کا خون پی جاؤں گی۔ لیزے نے جھٹپٹائی۔ دیکھا؟ سمیر نے لیزے کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ خون پینے کی بات کری ہے، خون کون پیتی ہے؟ چڑیل۔ تو یہ چڑیل ہی ہے نا؟ سمیر نے انفارمیشن میں اضافہ کیا۔ ویسے اب اس کا کریں گے کیا؟ داور سوچ میں پڑ گیا۔ پنگے سے الٹا لٹکا دیں گے، کوئی کش کیس ڈال کر دیں گے، سمیر نے مشورہ دیا تھا۔ نہیں، اس طرح ہمیں پھنس جائیں گے، اسے نہ کسی گہرے دریا میں پھینک آتے ہیں، وہیں مر جائے گی۔ کرن نے نفرت سے کہا۔ لیکن وہاں کوئی جانور کھا گیا اسے تو، اور یہ بچ گئی تو؟ سمیر کو یہ آئیڈیا پہ پسند نہیں آیا۔ ایک کام کرتے ہیں، اس پہ چوہے چھوڑ دیتے ہیں، اسے نوچ نوچ کے کھائیں گے تو اس لیے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا لالچ بھی مر جائے گا۔ داور نے آئیڈیا دیا۔ ان سب کے آئیڈیا سن کر علیزے ایسے ہی مرنے والی ہو گئی۔ کیا کہے جا رہے ہو؟ اس نے جھجری لی۔ بچانا چاہتی ہو؟ سمیر اور کرن کو مزید آئیڈیاز شیئر کرتا دکھ داور نے علیزے مہر کے قریب آتے رازداری سے پوچھا۔ اس نے آنکھیں پھلائیں۔ ایک ہی صورت ہے بچنے کی، دادا جی کا پتہ بتا دو اور خود کو قانون کے حوالے کر دو۔ داور کی بات پر علیزے مسکرائی۔ مجھے بیوقوف سمجھا ہوا ہے جبکہ وہ بڈھا میرے قبضے میں ہے، تم لوگ میرا کچھ نہیں۔ چٹخ! داور نے ایک زور کا تماچا اسے جڑ دیا تھا۔ ایک لمحے کو سب ہی چپ ہو گئے تھے۔ خبردار، جو میرے دادا کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط بولا ہو تو یہیں جان لے لوں گا تمہاری۔ داور بے انتہا غصے میں آ گیا۔ کرن نے اسے بازو سے پکڑا اور کچھ بھی مزید کرنے سے روکا تھا۔ ڈونٹ وری برو، پولیس بس آتی ہوگی، باقی کا کام وہ خود کر لیں گے۔ سمیر نے بھی اپنا غصہ ضبط کرتے کہا۔ پولیس؟ علیزے گھبرائی۔ چھوڑو مجھے، وہ اب کی بار پھر سے تڑپی۔ حاذق بھائی کو فون کرو، کدھر رہ گئے؟ کرن نے سمیر سے کہا تو وہ فون کرنے لگا۔ اتنے میں بڑا شور ہوا، وہ تینوں چونکے۔ لگتا ہے اس کی باقی کی چیلیاں آ گئی ہیں، سمیر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے کرن، تم یہیں رکو، ہم باقیوں کو بھی یہیں لے کے آتے ہیں۔ داور کرن سے کہتا سمیر کے ساتھ باہر نکلا۔ مجھے کھولو لڑکی ورنہ تم سب پچھتاؤ گے، علیزے نے کرن کو دھمکایا، لیکن اس نے بھی
नाक पे से मक्खी उड़ाई थी। कौन हो और कैसे अंदर घुसती चली आ रही हो? सवेरा बेगम को यूं किसी औरत को अंदर आते देखकर सख्त गुस्सा आया। मालकन हूँ इस घर की, हयात सिकंदर की बीवी हूँ और ये हयात सिकंदर की बेटी। फरीदा ने अपना तारुफ करवाया, साथ ही अपनी बेटी मदीहा का। बकवास बंद करो, झूठ बोल रही है ये। अचानक हयात साहब की आमद ने वहाँ सभी लोगों को चौंका दिया था। बड़े पापा समेत चिल्लाया। बाबा दावर भी भागता हुआ आया था। बाबा ये सब कैसे? हयात साहब को जख्मी हालत में देखकर दावर तड़प ही तो गया था। मैं ठीक हूँ बेटा, इस औरत को पकड़ो और ये चालबाज औरत है, उन्होंने फरीदा की तरफ इशारा करते कहा, जबकि फरीदा और मदीहा हयात साहब को देखकर दंग रह गई थी। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इनका प्लान यूँ फेल हो जाएगा। बस बहुत हो गया, अब तो झूठ बोलना बंद कर दो और बता दो सबको कि मैं ही तुम्हारी बीवी हूँ। फरीदा ने एक और चाल चली और अपनी बात पे कायम रही। सवेरा बेगम की आंखें आंसुओं से भर गई थीं। हयात साहब ने एक नज़र सवेरा को देखा और पलट कर फरीदा को, हाँ की थी तुमसे शादी, भूल थी वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी। एक बेइज्जत को इज़्ज़त देनी चाहिए थी मैंने, लेकिन इज़्ज़त कहाँ रास आती है एक तवाइफा को। हयात साहब के सख्त अल्फाज वहाँ मौजूद सभी को किंग कर गए थे और अपनी इस बेइज्जती पे से बाहर हो गई थी। अपनी ज़बान को लगाम दो हयात, वरना क्या क्या कर लोगी तुम? बोलो। हयात साहब गुस्से से आगे बढ़े। तुम मेरी बीवी थी, तलाक हो चुकी है हमारी और हक महर की रकम से कहीं ज़्यादा मैं दे चुका हूँ। बाकी रह गई इस लड़की की बात, तो इसका बाप कौन है ये तुम भी जानती हो और मैं भी। हयात साहब को आज तक इतना गुस्से में किसी ने नहीं देखा था। उनकी बात पे फरीदा पेच ताप खा के रह गई थी। मदद के लिए नज़रें इधर उधर दौड़ाईं कि शायद ये एलिज़ा नज़र आ जाए। मामा, इससे पहले कि यहाँ हम धर लिए जाएं, निकलें यहाँ से। मदीहा ने सरगोशी की थी। दोनों माँ बेटी बाहर की जानिब भागी, लेकिन सामने से आते हाजिक से टकराईं। हाजिक के साथ पुलिस भी थी। अरे इतनी भी क्या जल्दी है मामा जान, आपको ले जाने के लिए शाही सवारी आ गई है, ले जाएं इन्हें। फरीदा को पुलिस के हवाले करते अच्छा खासा तंज भी किया। बेटा इसे यहाँ से मत जाने देना, इसने अलीज़े के साथ मिल के तुम्हारे दादाजी को किडनैप किया है, पूछो इससे कहाँ है वो। हयात साहब ने रोका तो हाजिक ने हैरानगी से फरीदा को देखा। कितना गिर गई हैं आप, अच्छी। हाजिक को जान के दुख हुआ था। डोंट वेरी बाबा, दादाजी मिल जाएंगे। यामीन भाई गए हैं इन्हें लेने, दावर ने इनकी तसल्ली करवाई। कब कब गया वो? हयात साहब का दिल धड़का। रात को ही पता चली थी कि उनकी लोकेशन, तो रात को ही निकल गए थे। समीर ने भी तसल्ली करवानी चाहिए। अब तक तो वापस आ जाना चाहिए, कहीं वो खुद की मुश्किल में ने तो नहीं है। हाजिक को यामीन की टेंशन हुई। हाजिक ने यामीन को कॉल मिलाई, नंबर बंद है। हाजिक परेशानी से बोला। पुलिस फरीदा और मदीहा को पकड़ के ले जा चुकी थी, लेकिन इंस्पेक्टर अली शेर वहीं था। डोंट वेरी, हम इन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे, इंस्पेक्टर ने तसल्ली करवाई। हाजिक ने इस फद को भी कॉल की मिलाई थी, लेकिन बेसूद। इसे यामीन को लेके बहुत परेशानी हो रही थी। अब थोड़ा सा पीछे जाएं, रात के इस पह जहाँ कशिश यामीन और आदिल के बीच दीवार बन के खड़ी थी। डील? क्या डील करोगे तुम? हाँ, अब की बार रोते गुस्से से कहा। आदिल एक लम्हे को इसकी आंखों के डोरों में खो ही गया था। तुम जैसे लोग डील ही करना जानते हैं, मोहब्बत करना नहीं, कशिश ने दांत पीसते कहा। आदिल खामोशी से इसे देखे गया। यू नो दैट मुझे भी कहीं ना कहीं लगा था कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। जो भी किया था तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहिए था, इसलिए सोचा था कि तुमसे मिलके तुमसे माफ़ी मांगूंगी, लेकिन मैं गलत थी। तुम तो बात करने के लायक भी नहीं हो, और जो हुआ भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ। कशिश बिना लिहाज के अपनी अच्छा खासा लताड़ के रख चुकी थी, जबकि उसकी आंखों के लाल डोरों में आदिल को अपना आप डूबता महसूस हुआ था। यामीन जो अपने पाँव पे खड़ा हो चुका था, आदिल की आंखों का मफहूम इससे छुपा न रह सका। धीरे धीरे से चलता आदिल के पास कशिश के पास आया था। आदिल जो बेख्तियार रोता हाथ बढ़ा के कशिश के गाल पे बहते आंसुओं को छूना चाहा। इस हाथ पे यामीन के हाथ की मजबूत गिरफ्त पे वो सटपटाया था। कशिश ने भी रोई आंखों से अपने यामीन को देखा, जिसकी उसीली आंखें आदिल पर टिकी थी। खबरदार, ये गलती भूल के भी ना करना, यामीन शेर की तरह घुराया था। आदिल ने लब बीचे, वो अपना हाथ झटके से छुड़वाया। इन दोनों को एक साथ देखता वो दिल पे बोझ सा महसूस कर रहा था। कशिश ने यामीन का हाथ थामा। एक मान था इसके अंदाज में। आदिल इन दोनों को देख रहा था और यामीन आदिल को बिना पलके झपकाए देख रहा था, जबकि कशिश की नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ अपने इश्क का तवाफ़ कर रही थी। जारी है।